नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे जगत 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात होगी हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। और पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब बिहार से बड़ी खबर आई है। बिहार के मोकामा में फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट आपके सामने। गैंगस्टर सोनू ने सरेंडर कर दिया है। अनंत सिंह को खुलेआम उसने चैलेंज किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मोकामा फायरिंग को लेकर पुलिस के पास जो 3 एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें से एक मामले में सोनू को आरोपी बनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग के सोनू के अलावा अन्य आरोपी भी सरेंडर कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मोकामा के हमजा गांव में अंधाधुंध फायरिंग की घटना पेश आई थी। सोनू और मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी के बाद दहशत में था पूरा परिवार। और अनंत सिंह वर्सेस सोनू मोनू गैंग के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बिहार के मोकामा फायरिंग मामले में आरोपी गैंगस्टर सोनू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पंचमहला थाने में सोनू के द्वारा सरेंडर किया गया। मोकामा फायरिंग को लेकर पुलिस के पास जो 3 एफआईआर दर्ज हुई थी, उनमें से एक मामले में सोनू को आरोपी बनाया गया है। कहा जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग के सोनू के अलावा अन्य आरोपी भी सरेंडर कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मोकामा फायरिंग मामले में अनंत सिंह और उनके समर्थकों को भी एफआईआर में आरोपी बनाए गए हैं। सोनू के सरेंडर के बाद अनंत सिंह के ऊपर भी पुलिस का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश बाबू सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। मोकामा में जैसे कि बाहुबली अनंत सिंह वर्सेस सोनू मोनू गैंग का मामला सुर्खियों में आया। पूरा मोकामा इस वक्त दहशत के साए में है। उसके बाद से लगातार नीतीश बाबू सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि बिहार के मोकामा फायरिंग मामले में आरोपी गैंगस्टर सोनू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है मोकामा फायरिंग मामले में? ताजा अपडेट क्या कुछ कह रही हैं ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि फायरिंग मामले में गैंगस्टर सोनू ने सरेंडर कर दिया है और अब बाकियों की तलाश जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कुणाल विगत 2 दिन पहले जो फायरिंग हुई थी, उसके बावजूद आज जब सुबह में फायरिंग हुई, उसके बाद पुलिस पे खासा दबाव पड़ने लगा। क्योंकि मुकेश के घर पे जाके फिर से वर्चस्व वाली लड़ाई थी। तो मुकेश के घर पे जैसे सोनू मोनू की टीम को आरोपित किया गया कि सुबह में फिर से फायरिंग की गई थी, तो उसको लेके जब दबाव पड़ा तो सोनू ने अपना सिलेंडर किया है कि ऐसा उन्होंने बयान में किया है कि मैं वहां नहीं था। हालांकि अनंत सिंह के ही आदमी लोग वहां पहुंचे थे और फिर से मेरे पे दबाव बना रहे थे। ये भी मसला आया था कि जब चूंकि सोनू मोनू के घर पे ताला जड़ने की बात आई थी, तो वहां अनंत सिंह के साथ सोनू मोनू को भी बुलाया गया था। और सोनू मोनू को जब बुलाया गया था तो मामला था क्या, उस पर बात की गई थी। हालांकि वहां दोनों में सुलह नहीं हो पाई और दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। अनंत सिंह की टीम और सोनू मोनू की टीम आपस में भिड़ गए। उसके बाद सोनू मोनू की टीम जब अपने वापस घर चली गई, तो उसके बाद फिर से वहां फायरिंग हुई थी। लिहाजा उसको वर्चस्व को बनाने के लिए आज सुबह में जब फायरिंग हुई तो पुलिस पे अच्छा खासा दबाव पड़ गया। चूंकि अगर ऐसे काउंटिंग की जाए तो 87 फायरिंग होना एक कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल पूरे गांव में, जलालपुर गांव जो है वहां पूरे एक दहशत का माहौल बन गया था। उसके बाद जब दोबारा फायरिंग हुई तो पुलिस को रिकॉल गया। वहां के ग्रामीणों ने कुछ कॉल किया कि फिर से ऐसे वारदात हो रहे हैं और गांव में कहीं ना कहीं असहजता महसूस की जा रही है। तब पुलिस लेकिन पे एक बड़ी दबाव बात है आया और कृष्णा जैसे कि मोकामा में जो फायरिंग हुई उसके बाद दहशत बनी। दोनों ही वर्चस्व की जो लड़ाई है, बाहुबली अनंत सिंह का गुट हो, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर में अनंत सिंह और उनके समर्थक भी आरोपी बनाए गए हैं। दबाव उन पर भी बढ़ रहा है पुलिस प्रशासन को कि प्रशासन के ऊपर कि इनको भी गिरफ्तार करो, आरोपी तो ये भी हैं। दूसरी तरफ जो 3 एफआईआर दर्ज हुई है सोनू मोनू गैंग के खिलाफ, उसमें एक एफआईआर में तो मुख्य रूप से सोनू ही आरोपी है, लिहाजा उसने गिरफ्तारी सरेंडर कर दिया। तो पुलिस अब जो मोनू और अन्य लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर या उनके पॉसिबिलिटी ऑफ सरेंडर को लेकर क्या कुछ कर रही है?
जी बिल्कुल कुणाल, जिस तरह से पहले दिन ही तीन एफआईआर दर्ज की गई थी। एक जो अनंत सिंह ने करवाया हम्म, था सोनू मोनू टीम को लेकर, जिसमें सोनू को सबसे मुख्य हम्म, आरोपी करते हुए बाकी अन्य का नाम दिया गया था। और सोनू के मां की तरफ से जो एफआईआर की गई थी, जो अनंत सिंह के साथ लेके हम्म, उनके साथ कुछ और व्यक्ति का भी नाम दिया गया था। और जी, तीसरा एफआईआर पुलिस के द्वारा की गई थी, हम्म, जिसमें जो संज्ञान में आया था, उस मामला को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्ष के व्यक्ति को आरोपित किया गया था। हम्म, उसमें भी फिलहाल एक सोनू ने अपना जो सिलेंडर दिया है, क्योंकि सोनू के ऊपर हम्म, जो दोबारा फायरिंग हुआ उसके ऊपर जब दबाव पड़ा, तो सोनू ने सीधा कहा मैं उसमें संलिप्त नहीं हूं और मैं अपना जो भी मैं अपने सिलेंडर करता हूं अपने आप को। हालांकि हम्म, अभी हालात ये है कि अनंत सिंह के टीम पे भी पूरी तरह से दबाव है, और आज शाम तक ये हम्म, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जिसकी नाम है उसमें भी गिरफ्तारी दोनों ओर से होनी तय है। हम्म, और पुलिस अपना एक हम्म। प्रोस्पेक्ट वाली जो अब तीसरी एफआईआर जो उन्होंने लॉन्च की विपक्ष थी, भी उसके बेस पे उसको। बैठे बिठाए पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है कृष्णा। चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, आरजेडी नेता मीसा भारती तो खुद कह रही हैं कि नीतीश बाबू के इस कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। 30-30 राउंड गोलियां चलती हैं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाती। नीतीश बाबू के संरक्षण में ही ये आरोपी फल रहे फूल रहे हैं, जो गैंगस्टर है, माफिया है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि इससे पहले अनंत सिंह जो थे आरजेडी से, उनकी बीवी आरजेडी से चुनाव लड़ी थी, और आरजेडी के ही खेमे में कहीं ना कहीं ये दल थे। हालांकि जब अनंत सिंह को छूटने की बारी आई है तो खेमा बदल गया, सरकार बदली, खेमे बदले। लेकिन ये सोनू मोनू टीम भी कहीं ना कहीं अनंत सिंह के ही एक पार्ट हुआ करते थे। जो पूर्व की कहानी है, हम्म, अनंत सिंह के ही साथ वो मिलकर काम किया करते थे। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद सोनू मोनू अपने एक अलग टीम बनाते हैं, अलग गैंग बनाते हैं, और वह हम्म, उस एरिया में अपना एक वर्चस्व कायम करते हैं। हम्म, हालांकि ये पार्टी की कहीं ना कहीं एक चूंकि पॉलिटिक्स की एक बिहार में कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला तो धारणा रहता है। हम्म, लेकिन अगर आरजेडी की बात की जाए तो अनंत सिंह ही इससे पहले चुनाव में जो उनकी बीबी हम्म, को जो टिकट मिला था, अनंत हम्म, सिंह की वाइफ को जो टिकट मिला था, वो आरजेडी ही देने वाला था। तो हम्म, आरजेडी भी कहीं ना कहीं सत्ता का ये खेल है, कहीं ना कहीं सभी पार्टी अपनी पक्ष को मजबूत करने और हम्म, दिखाने की कोशिश करते हैं। हम्म, नीतीश कुमार ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में रहते ही हम्म, जो शुरू से उनका एक छवि रहा है। अभी सरकार उस पर चूंकि त्वरित कार्रवाई जो हुआ है, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है कि अनंत हम्म, सिंह भी बक्से नहीं जा रहे हैं। ठीक है। अब ये तो बात हुई जेडीयू की जो सरकार में है, सपोर्ट में खड़ी बीजेपी, सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम है। बीजेपी का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या है? गठबंधन की सरकार है वहां पर, एनडीए की। रालोसपा क्या कुछ कह रही है, लोजपा रामविलास इसमें क्या कुछ कह रही है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी क्या कुछ कह रही है? क्या उनके तरफ से कोई इसी तरह का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, या अभी फिलहाल सबकी निगाहें नीतीश बाबू पर हैं? जी नहीं, बिल्कुल सरकार जिस तरह से दोनों पक्ष की सरकार है, और उसमें महागठबंधन के बस ओर से जो पक्ष विपक्ष वाली बात अलग होती है। हालांकि जो एनडीए की सरकार में जो जिनकी भी नाम वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या आपका सम्राट चौधरी की बात करें, तो सभी की एक ही कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अगर अनंत सिंह उसमें कहीं भी सामने फ्रंट पे दिख रहे हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में बिहार का खासा, चूंकि ये एक दो राउंड की फायरिंग की बात नहीं, चूंकि बिहार दहल चुका है। जिस तरह से 70-80 फायरिंग होता है, तो फिर से कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर एक गलत छवि जाएगा। चूंकि जिसको लेके ये महागठबंधन थोड़ी आरजेडी को विपक्ष में ठहराते हुए उसी चीज का झांसा देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनको दिक्कत होगा। उसको प्रोटेक्ट कहीं भी नहीं कर रहे हैं, एनडीए प्रोटेक्शन के मूड में कहीं भी नहीं है। ठीक एनडीए है। का सीधा खासा उदाहरण है कि आप उस पर कार्रवाई कीजिए, जो भी दोषी है उनको अरेस्ट कीजिए चलिए, और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया आपका कृष्णा, हमारे साथ सीधे राजधानी पटना से जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार के मोकामा में जिस तरह से पूरा मामला पेश आया, उसके बाद से अब सबकी निगाहें इस पूरे मामले को लेकर है कि कितनी जल्दी बाहुबली नेता अनंत सिंह हो या फिर सोनू मोनू गैंगस्टर गैंग, इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर जहां मुंबई से, जहां पर अभिनेता सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट में 5 जगह चोट लगने की घटना का जिक्र किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा कि अस्पताल लेकर पहुंचा था दोस्त। पुलिस ने भी सैफ अली खान का बयान दर्ज किया है। हॉस्पिटल से निकलते समय सैफ अली खान के बाएं हाथ में काली पट्टी भी बंधी देखी गई। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। इसी बीच मेडिकल रिपोर्ट भी उनकी सामने आई है और इस मेडिकल रिपोर्ट में 5 जगह
चोट लगने की घटना, जो हमलावर द्वारा हमले की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। बड़ी बात कि अस्पताल लेकर पहुंचा था सैफ अली खान को उनका दोस्त। पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज कर लिया है, जबकि राजनीति भी इस पर जमकर होती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। कैग रिपोर्ट से बड़ी खबर जुड़ी। कैग रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करने का पूरा मामला है, जिस पर अब फैसला कोर्ट लेगी। कोर्ट ने आतिशी सरकार को भी फटकार लगाई थी। कैग रिपोर्ट में शराब नीति का भी जिक्र किया गया था। तो शराब नीति घोटाला मामला, जिसको लेकर आज सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट पर, जहां पर कैग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर आतिशी सरकार को पहले ही कोर्ट ने फटकार लगाई थी, क्योंकि उसमें शराब नीति घोटाला मामले का जिक्र था, उसकी तमाम डिटेल्स थी। लेकिन अब देखना बेहद खास है कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में किस तरह की टिप्पणी करता है। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे। केशव, ताजा जानकारी साझा कीजिए, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट पर आज सबकी निगाहें हैं, जहां पर कैग रिपोर्ट को लीक करने के मामले को लेकर सुनवाई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएजी की जो रिपोर्ट है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज जो है कहीं ना कहीं फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो आतिशी है, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है, उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात की है और ये पूछा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार प्रशासन जो है सरकार प्रशासन उन पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से सीएजी की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक किए जाने को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी को फटकार लगाई है। ये चुनाव का मौका है और इस वक्त इस तरीके की कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में सियासी उठापटक भी बढ़ा सकती है। लेकिन जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर हाईकोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी आपत्ति जताई है और ये पूछा है कि आखिरकार किस आधार पर आतिशी ने जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया है। जी, पूरी डिटेल अगर इस पूरे मामले की देखें तो आखिरकार किस तरह की आपत्तियां और निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही आम आदमी पार्टी और उस शराब नीति को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कैग रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए गए, और अब उनकी तरफ से जब उसे सार्वजनिक मंच पर पेश किया गया तो फिर कोर्ट ने सवाल उठाया कि पहले आप सवाल उठाते हैं, फिर उसी को फिर आप पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। ये पूरा शराब नीति का मामला है जिस पर सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आई थी और अब लगातार इस पर राजनीति जोर हो रही है। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कई बड़े सवाल पूछे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी जो कहती है और फिर अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं रहती है, और यही बड़ी वजह है कि अब आतिशी को एक बड़ी फटकार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। बहरहाल ये चुनाव का मौका है, ऐसे में आम आदमी पार्टी फूट फूट कर पैर रख रही है और इस तरीके के आरोप कितना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए, शुक्रिया आपका केशव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, समय समय पर अपडेट आपसे ली जाती रहेंगी। इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जुड़ी हुई है वक्फ संशोधन एक्ट से जुड़ी हुई, जहां पर दिल्ली में आज जेपीसी की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। बजट सत्र के दौरान संसद में रिपोर्ट भी सदस्य पेश करते हुए नजर आएंगे। तो अब आगामी 28 जनवरी को लोकसभा स्पीकर को ये रिपोर्ट मिल सकती है। लोकसभा स्पीकर को जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक का पूरा मामला है, जिसको लेकर लगातार जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में तमाम जो कमेटी के मेंबर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्कशन के बाद जो निष्कर्ष है उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को
28 जनवरी को दिए जाने की संभावना है। वहीं एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी की दूसरी बैठक 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे होगी। और यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले लगातार हम चर्चा कर रहे थे वक्फ संशोधन बिल पर, जहां पर आज जेपीसी की महत्वपूर्ण मीटिंग है। वहीं हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने जेपीसी मीटिंग समेत कई मुद्दों को लेकर जगदंबिका पाल से खास बातचीत की है। और आज जम्मू कश्मीर का एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है जेपीसी चेयरमैन और सांसद जगदंबिका पाल जी से मिलने के लिए। हमारे साथ खुद जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल जी हैं। सर, आज एक अहम डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से आ रहा है, आप सभी को सुन रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर से डेलीगेशन आ रहा है उसको समय दिया गया है दिल्ली का। वो खबर यह है कि मीरवाइज उमर फारूक जैसा पूरा डेलीगेशन, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक धर्म गुरु आ रहे हैं। कोई बात सामने आई है, क्यों लोग ये आपसे मिलना चाहते हैं या क्या डिमांड थी इन लोगों की? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ को पिछले 6 महीने में हम हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में गए और उन राज्यों में तमाम तंजीम से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, गवर्नमेंट के स्टेट ऑफिशियल से मिले, वक्फ बोर्ड से मिले, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन से मिले, वाइस चांसलर, हाई कोर्ट के लायर्स। तो अब अगर मीरवाइज भी लगातार इस कमेटी में, जेपीसी में जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसके बारे में राय देना चाहते थे, लेकिन हमारी मुश्किलें थी कि हम लगातार टूर पे थे। लेकिन अब हमने पूरे देश में, अगर सरकार ने इसको जेपीसी के रेफ़र करने के लिए कहा था और सभी को हमने महत्वपूर्ण सुना, तो जम्मू कश्मीर से उनका डेलीगेशन आना चाहता था। तो फिर हमने तय किया कि आज जो क्लॉज बाई क्लॉज है उसको हमने 27 को किया है और आज हम मीरवाइज के उनको और उनके डेलीगेशंस को, जो भी उनके हैं, इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के जो वक्फ का प्रपोज अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट एक्ट पे उनके क्या व्यूज हैं, तो उस पे हम उनको अवसर दे रहे हैं। लेकिन सर, पहले से अपोज करते रहे, विरोध करते रहे हैं, वो इसके खिलाफ मुखालफत में कई बार वो बोल चुके हैं। तो क्या रहेगा कि जो वो पॉइंट्स रखेंगे तो क्या उसको ऐड ऑन किया जाएगा जेपीसी की कमेटी के सब बिल के अंदर? डेमोक्रेसी है, अब वो कल तक मुखालफत करते रहे हों या कल तक क्या बोलते थे, लेकिन अगर आज एक संविधान की तहत, आइन की तहत भारत की पार्लियामेंट में एक कानून मरकजी हुकूमत लेकर के आई है और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने उस बिल को पेश किया था, और पेश करते समय उन्होंने कहा था हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहती है कि वक्फ का जो बिल बने वो ट्रांसपेरेंट हो, सभी गरीब, पसमानदा, अक़लियत, ख़वातीनों को, बच्चों को, आर्फन को, विधवाओं को उसका फ़ायदा मिले, न कि जिस तरीके से शिकायतें आ रही कि दुरुपयोग हो रहा है, खुर्द-बुर्द हो रहा है। तो एक खुद सरकार ने इस पर पहल किया कि हम इसको रेफ़र करेंगे और उसको स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो अब अगर आज वो उस संविधान की तहत पार्लियामेंट के उस कानून को, और उस कानून को पार्लियामेंट जो जेपीसी को रेफ़र हुई है उसमें मीरवाइज और अपने डेलीगेशन को लेकर के आ रहे हैं, और जिस तरह से संवैधानिक रूप से अपने इस प्रपोज अमेंडमेंट पे अपनी राय देंगे, तो इसीलिए हमने आज उनको बुलाया। सर, लगातार अपोजिशन भी इसका विरोध कर रहा है, और आप लोग इसको क्या इसी सेशन में पेश करने जा रहे हैं, अभी बजट सेशन है? हम तो इसको आज कर रहे थे, लेकिन ये केवल इसलिए कि भाई इस तरह अभी इन लोगों को भी सुन लें, फिर हम अब 27 को क्लास बाई क्लास करेंगे और हम निश्चित तौर से इसी सेशन में हम इसको पेश करने जा रहे हैं। कानूनी प्रावधान ऐसा भी है, अगर अपोजिशन चाहे तो इसका विरोध करके वहाँ पर पार्लियामेंट में इसको ड्रॉप आउट करा सकता है, रोक सकता है, कोई इस तरह के प्रावधान है? ऐसा कोई कानून प्रावधान नहीं। जो क्लॉज बाई क्लॉज अमेंडमेंट होगा, विपक्ष ने भी अमेंडमेंट दिए हैं, रूलिंग पार्टी की तरफ से भी अमेंडमेंट्स आए हैं, हम उन दोनों अमेंडमेंट्स को लेकर के जब क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा होगी तो जो मूव करेंगे हम उनसे कहेंगे अगर मूव कर रहे हैं उस पर सहमति बनेगी तो उस क्लॉज को हम क्लियर करेंगे, अगर किसी पे असहमति बनती है
तो इस जमहूरियत में पार्लियामेंट में 6 महीने से इस पर डिस्कशन और डिबेट हो रहा है, तो फिर क्लास बाई क्लास जिस पे वोटिंग की ज़रूरत होगी हम वोटिंग कराएंगे और वोटिंग के बाद फिर हम उसको आगे क्लियर करके अपनी रिपोर्ट। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लगातार ये कहती रही हैं कि देश के अक़लियत माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ सरकार का दुर्व्यवहार है और इसीलिए इस तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। देखिए, ये बिल पहले से है वक्त का, उसको और बेहतर बनाने के लिए, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की हिफाजत के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको पेश किया गया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जाकिर नाइक जैसे लोगों ने कहा इस बिल को डिसअप्रूव करिए, आप लोग सब लोग ईमेल करिए। इसी तरह से और अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों की मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी, इमाम बाड़ा चला जाएगा। ये सब अफवाह। शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। इंसाफ कहना है कि अगर कोई भारत के संविधान में बात रखने के लिए आता है तो जेपीसी सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। और इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हरियाणा के चौमुखी विकास से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा सरकार के 100 दिन तीसरे टर्म के पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रदेशवासियों को सीएम आज कई बड़ी महत्वपूर्ण सौगातें देने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जानकारी है कि 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र में भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो रहा है, सरकार पूरा कर रही है। इसी बीच हमने बीते दिन भी देखा किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि लगभग जो संकल्प पत्र का हर वादा पूरा किया गया है और अब और भी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश के चौमुखी विकास को 4 चांद लगाएंगी। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रदेश को। 8 परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास है और इसी सिलसिले में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हरियाणा से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज कई ताबड़तोड़ कार्यक्रम है और आयोजन है सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का पूरा होने का। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 8 एक के बाद एक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करकमलों द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रदेशवासियों को सीएम कई बड़ी सौगात देंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र का दौरा आज कर रहे हैं। लाडवा आईजीएन कॉलेज जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कॉलेज के 51वें वार्षिक उत्सव समारोह में मुख्यमंत्री सैनी शिरकत करेंगे, साथ ही साथ छात्रों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कॉलेज के 91वें वार्षिक उत्सव समारोह में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित करने जा रहे हैं। लाडवा आईजीएन कॉलेज पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।